कहानी गोल्ड के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित और जानी मानी लेखिका डॉक्टर कृष्णलता सिंह जी की लिखी कहानी छोटी सी शरारत। दोस्तों, डॉक्टर कृष्णलता सिंह जी अध्यापन, लेखन, जन कल्याण और समाज सेवा के अनेक कार्यों में संलग्न है। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। अध्यापन के कार्य से अवकाश प्राप्त करने के बाद अब स्वतंत्र लेखन करती हैं। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की लिखी खूबसूरत कहानी छोटी सी शरारत। कनुप्रिया अभी 10 दिन पहले इस अपार्टमेंट में आई थी। अभी उसका परिचय किसी से नहीं था। बस हरीश भाई ने फ्लैट का सारा काम करा दिया था। फ्लैट तैयार होते ही रहने आ गई थी। नई जगह में अपने को व्यवस्थित करने में वह इतनी व्यस्त हो गई कि उसे होली का ध्यान ही नहीं रहा। वह तो काम वाली आया रामवती ने याद दिलाया, मैडम होली खेलने को कोई पुरानी सफेद साड़ी दो, आप तो सफेद पहनती हैं। हैरान होकर उसने पूछा, होली कब है? रामवती मन ही मन हंसी। कैसी मैडम है? फिर बड़ी उमंग से कहा, परसों है। साथ ही अल्टीमेटम देती हुई बोली, परसों छुट्टी लूंगी। आज होली थी। दूध वाले और काम वाली को आना नहीं था। देर तक बेफिक्र सोती रही। आँख खुली तो घड़ी 9:30 बजा रही थी। मन में अपराध बोध लिए वह जल्दी जल्दी तैयार हो गई। फिर सोचा उसे जाना कहाँ है। फिर इतनी हड़बड़ी और अपराध बोध क्यों? होली खेलना नहीं है, टीवी अभी लगा नहीं है। अतः बालकनी के झूले पर आकर तसल्ली से बैठ गई। सोचा कौन पकवान बनाने हैं, जब भूख लगेगी पुलाव बना लेगी। काम खत्म। पकवान से उसे माँ की याद आ गई। होली से हफ्तों पहले माँ चिप्स पापड़ बनाने शुरू कर देती थी। फिर नमकीन, शक्कर पारे आदि। गुजियों की बारी सबसे आखिर में आती थी। माँ और भाभी उस दिन सुबह से ही लगी होती थी और उसकी सब भाई बहनों के साथ गुजिया तलने की खुशबू से लार टपकने लगती थी। माँ होलिका दहन की गुजिया निकालकर फिर सबको खाने के लिए देती थी। माँ की गुजियों का जवाब नहीं था। कांता भी यही कहती थी, यार तेरे घर की गुजिया खाए बगैर होली होली नहीं लगती। मुंह में डालते ही पिघल जाती है, मिठास अंदर तक सरकती जाती है। खैर, अब यह सब बातें गए वक्त की हैं। वह बालकनी से देख रही थी। फिजा में होली का सुरूर था। तैयारी बड़ी धूमधाम से हो रही थी। सामने बड़े से लॉन में एक तरफ कुर्सियां लगी थी, बीच में प्लास्टिक की टेबल पर तश्तरियों में गुलाल रखा था। साथ ही कुछ डिब्बे रखे थे। कनु ने अंदाजा लगाया, शायद इसमें बाजार वाली गुजियां होंगी। होली का खुमार अपने पूरे शबाब पर था। बड़े बूढ़े जवान बच्चे, स्त्री पुरुष, सभी होली की मस्ती में चूर थे। हुल्लड़ और धमाल चारों तरफ मचा था। गुलाल के बादल उड़ रहे थे। उधर डीजे का शोर था। उस पर कुछ लोग थिरक रहे थे। रंग भर से भीगे चुनर वाली पर सब जवान लड़कियां अपने आप को रेखा और लड़के अमिताभ बच्चन समझकर बिंदास नाच रहे थे। छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे पर रंग डालकर फिर एक दूसरे से छिपते फिर रहे थे। बीच बीच में गुझियों पर भी हाथ साफ कर लेते थे। कुछ थोड़े बड़े बच्चों ने पाइप डालकर सूखे स्विमिंग पूल को पानी से भर दिया था और अब उसमें मस्ती मार रहे थे। कनुप्रिया ने वर्षों से होली खेली नहीं थी। इसका अभिप्राय यह नहीं था कि उसने कभी होली खेली ही नहीं थी। अतीत की दीवार पर चिपका होली का हर पोस्टर आज उसके सामने अपनी कहानी दोहराने के लिए उतावला था। बहुत छोटी थी तब मोहल्ले की होलिका कमेटी के सदस्यों के साथ घर घर होली का चंदा मांगने जाया करती थी। तब उसे नहीं मालूम था कि इस चंदे का क्या होता है। बस चंदा मांगना एक चलन था। वह भी पीछे लग लेती थी। फिर होली वाले दिन अपनी छोटी सी पिचकारी लेकर इन्हीं छोटे बच्चों की तरह अपने हमउम्र साथियों के साथ रंग खेला करती थी। इधर उधर भागती दौड़ती रहती थी। किसी बड़े पर रंग डालने पर असीम खुशी का एहसास होता था और बड़ी हुई तो बाहर जाना बंद। पर घर और स्कूल में होली खेलने को कोई रोक नहीं पाया था। ख्यालों की दुनिया उसे दूर तक खींच लाई। कनुप्रिया यादों के साथ बहती जा रही थी। अतीत की दीवार पर चिपके होली के अगले पोस्टर ने तो उसके जीवन की दिशा ही बदल दी।
रिसर्च का दूसरा साल चल रहा था। फेलोशिप भी मिल गई थी। अचानक पापा का ट्रांसफर जबलपुर हो गया। वह हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। रिसर्च करने वाली कई छात्राएं हॉस्टल में रहती थी। अब उनके साथ रोज रोज आने जाने उठने बैठने से मित्रता और प्रगाढ़ हो गई। किसी के घर से कोई मिलने आता तो सबसे मिलता। खाने पीने की चीजें आती तो मिल बांट कर खाई जाती। छोटा परिवार बृहत्तर परिवार बनता जा रहा था। रिसर्च रूम सत्र का माहौल भी बड़ा अपनापन लिए था। सुबह से लेकर 1 बजे तक कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। उसके बाद सब अपने कैबिन से निकलकर रूम के बीचों बीच पड़ी मेज के चारों ओर लगी कुर्सियों पर आ बैठते थे। कुछ गप्पे होती, एक दूसरे के सुख दुख बांटे जाते, कुछ साहित्य दर्शन और इतिहास पर चर्चा होती, कभी विश्वविद्यालय की विभागीय राजनीति पर बहस होती। गर्मा गर्म बहस के बीच अनुज कुमार के मजाकिया लतीफे माहौल को सरस बना देते। सबका ध्यान बहस से हटकर लतीफों पर चला जाता। लतीफे गढ़ने में उन्हें महारत हासिल थी। वे अक्सर 12:30-1 बजे के तकरीबन आते। उनके आते ही रिसर्च रूम का मौसम बदल जाता। थोड़ी गपशप के बाद सब साथ साथ चाय पीने मिल्क बार की तरफ चल पड़ते। उनका सुदर्शन व्यक्तित्व, सौम्य व्यवहार, हाजिर जवाबी के कारण वे सबके बीच बहुत लोकप्रिय थे। कनु को इतने समय में इतना ही पता चला था कि वह रिसर्च के पुराने खिलाड़ी हैं। 6 साल से शोध में लगे हैं, पर शोध की बैतारिणी पार नहीं कर पाए हैं। त्रिशंकु की तरह लटके पड़े हैं। माधवी से पता चला कि अनुज की थीसिस तैयार रखी है। गाइड महोदय ने लटका रखा है। गाइड बदल नहीं सकते, विभागाध्यक्ष वही है। गाइड की प्राथमिकता में उनकी प्रिय छात्राएं हैं। अपने रिटायरमेंट से पहले कुसुम और आशा को पीएचडी की डिग्री वे दिलाकर ही जाना चाहते हैं। इसलिए उनका काम भी वे अनुज को सौंप देते हैं। अनुज इन लड़कियों के काम से ही सारनाथ, सांची, खजुराहो आदि जाता रहता है। इस बात की सच्चाई का थोड़ा अनुभव अनुज की एक बात से कनुप्रिया को हो गया था। एक दिन अनुज ने रज्जो दी से कहा था, आज मेरा बॉस कुसुम की थीसिस के रेफरेंस चेकिंग के लिए ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गया है। कितना रहमदिल है मेरा गाइड। लाइब्रेरी के ऊपर मेफेयर पिक्चर हॉल और क्वालिटी रेस्तरां है। बॉस तो लंच कुसुम जी के साथ करेंगे। मैं यहाँ आशा जी के लिए मैटर खोज रहा हूँ। आप कम से कम मुझे चाय ही पिला दीजिए। उनके कहने के अंदाज पर सब हंस पड़े थे। माधवी अक्सर कहती, अनुज जीनियस है। जिस दिन उनकी थीसिस डॉक्टर दीक्षित के चंगुल से मुक्त होगी, अनुज इंडिया में नहीं रहेंगे। डॉक्टर वॉशम उन्हें ऑस्ट्रेलिया बुला लेंगे। कुल मिलाकर अनुज कनुप्रिया को वे एक आकर्षक रहस्यमय व्यक्तित्व लगे। कभी कभी उनके बारे में सब कुछ जानने की बड़ी उत्कट इच्छा जागती। फिर वह अपने मन को झड़क देती, तुम्हें अनुज से क्या लेना देना है, अपना ध्यान थीसिस पर केंद्रित करो। समय अपनी गति से भाग रहा था। ज्यादा तो नहीं, पर 1-2 बार अनुज से उसकी बातचीत सांख्य दर्शन और कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर के संबंध में हुई थी। उसे कोई संदर्भ चाहिए था। एक दिन अचानक अपने कैबिन के सामने अनुज को देखकर वह सकपका गई। पेन बंद करते हुए कुर्सी से खड़ी हो गई। अनुज ने कहा, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, आज सोमवार है, मन कामेश्वर मंदिर जाने के लिए उठने ही वाली थी। आप कल्पना की सगाई में नहीं गई? मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाने की अनुमति नहीं है। संभवतः कनुप्रिया की थाह लेने के लिए मुस्कुराकर उसने पूछा था, आपका जाना घर वालों को कैसे पता चलेगा? आप जा सकती थी। कनु ने बेहिचक कहा था, पर अपराध बोध तो होगा। मैं अपने साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकती हूँ। पर चाय तो पिला सकती हैं। वह मोहाविष्ट सी उसके साथ चल पड़ी थी। कनु को आश्चर्य हुआ कि चाय पीते समय अनुज उससे उसके बारे में पूछता गया और वह भावावेश में अपना पूरा इतिहास भूगोल बताती गई और खुद उससे कुछ नहीं पूछ पाई। अनुज का सानिध्य उसे अच्छा लग रहा था। क्यों लगा, यह वह समझ नहीं पाई, बस अच्छा लगा। हवाओं में एक अलग तरह की खुशबू का एहसास और सारा माहौल खिला खिला लगा। वह चाय के साथ बही जा रही थी। किसी लड़के का यह पहला निमंत्रण था जिसे उसने स्वीकारा था। उसे वह अनुभूति कुछ अलग लगी। वह अनुज के अनुरोध पर
चाय का दूसरा कप भी पी सकती थी, पर घड़ी पर नजर जाते ही उठ खड़ी हुई। मंदिर जाना है, अनुज ने कहा। चलिए, मैं भी भोले बाबा के दर्शन करता हुआ उधर से कॉलेज निकल जाऊंगा। मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के बाद दोनों बिना बोले रिक्शे की तलाश में गोमती के किनारे चलते चलते काफी दूर निकल आए। एक जगह ठहर कर नदी का बहाव देखने लगे। कनु अपने बारे में तो सब कुछ बता चुकी थी। अब बारी अनुज की थी। अनुज ने एक कंकड़ी नदी में फेंकी। छोटा सा आवर्त उठा, कुछ पल में फिर पानी में विलीन हो गया। दूसरी बार उसने कंकड़ फेंका। थोड़ा बड़ा आवर्त उठा, पर वह खामोश रहा। हमेशा हंसने और हंसाने वाले अनुज का यह गंभीर अवतार उसके लिए आठवां आश्चर्य था। कनु को लगा जैसे अनुज आज किसी मानसिक ऊहापोह से गुजर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन के दर्द के सैलाब का बहाव रोक नहीं पा रहे हैं। दर्द को शेयर करना चाहते हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं, या करना नहीं चाहते हैं। इसी कारण उदास और चुप है। यही सोचकर कनु ने कुछ पूछा नहीं, सामने देखने लगी। अस्तांचल में सूर्य जाने की हड़बड़ी में था। संध्या का रंगीन आंचल लहरा रहा था। कनु मुग्ध भाव से सूर्यास्त देखते हुए बोली, मुझे सूर्यास्त देखना अच्छा लगता है, पर देखकर उदास हो जाती हूँ। अनुज ने नदी में फिर कंकड़ी फेंकते हुए कहा, इस सूर्य का उदय कल निश्चित है, किंतु जिनके भाग्य का सूरज डूबा हो वह क्या करे। कनु इशारा समझकर बोली, सुना है प्रत्येक व्यक्ति का सूर्योदय जीवन के एक विशेष कालखंड में होने के लिए समय की मंजूषा में सुरक्षित रहता है। बस इंतजार करना पड़ता है। व्यंग से उसने कहा, 6 साल से इंतजार ही तो कर रहा हूं। वह समय शीघ्र आएगा, थोड़ा धीरज और, कहकर वह उठ खड़ी हुई। अंधेरा घिराया था। अनुज ने हॉस्टल तक छोड़ने की पेशकश की, लेकिन कनु ने कहा, आपको उल्टा पड़ेगा, मैं रिक्शा लेकर चली जाती हूँ। अनुज के बारे में वह कभी कभी काफी सोचती, फिर उसे लगता वह तो सभी का दोस्त है, अतः वह अपने मन को कसकर रख बहकने नहीं देती। फिर भी उसका हृदय अनुज के प्रति कुछ अधिक संवेदनशील होता जा रहा था। उसके बारे में सब कुछ जानने की उत्कट इच्छा थी। परंतु इसी बीच वह अपने शोध कार्य के लिए 2 महीने भांडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट पूना चली गई। लौटी तो होली आ गई। जबलपुर में परिवार के साथ होली मनाकर लौटी। तब तक हॉस्टल की सब सहेलियां भी वापस लौट आई थी। माधवी की मौसी महानगर में रहती थी। उन्होंने माधवी को उसकी दोस्तों के साथ घर पर बुलाया था। बड़े दिनों के बाद सब एक साथ मौज मस्ती के लिए बन सवर कर जा रही थी। वह संध्या बड़ी गुलाबी थी। मौसी के यहाँ पहले से मौजूद अनुज को देखकर कनु चौंक गई। अनुज की उपस्थिति में माहौल हास परिहास से सराबोर था। कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं थी। मौसी के अनुरोध पर मधुलिका ने होली का एक लोकगीत गाया। आज विरज में होलो रे रसिया, उड़त गुलाल, लाल भय बादर, केसर रंग में बोरी रे रसिया। माहौल जम गया था। सभी लोग गाने में साथ दे रहे थे। कल्पना को चुपचाप देखकर मधुलिका ने उसे छेड़ते हुए दूसरा गीत गाया। मोरे सैया रिसाए गए होली माँ। सब कल्पना के पीछे पड़ गए। क्यों कल्पना, यही बात है ना। कल्पना शर्म से लाल हुई जा रही थी। रज्जोदी ने हरिवंश राय बच्चन की एक कविता सुना दी। जो बीत गई सो बात गई, सबको कुछ न कुछ सुनाना पड़ा। मौसी के बहुत अनुरोध पर कनु ने भी एक कविता सुना दी। तुम्हारे मौन का मैं अर्थ क्या समझूं, कि तुम पाषाण से भी बढ़ गए 2-4 पग आगे। वाह वाह, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, कहकर सब उसके पीछे पड़ गई। अनुज की मुग्ध दृष्टि का सामना होते ही उसने नजरें नीची कर ली थी। खाने पीने और हंसी ठट्ठे के बीच किसी का ध्यान उसकी ओर गया नहीं। गुझियों के साथ मौसी की मटर कचौरी और दही गुझियों का जवाब नहीं था। चलते समय सबने एक दूसरे को गुलाल का टीका लगाया। मौसी, आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा, दही गुझिया बहुत अच्छी लगी। थैंक यू मौसी। तुम सब फिर आना। आदि वाक्य हवा में लहराने लगे। देर हो रही थी, अतः सब धड़ धड़ नीचे उतर गई। कनु की साड़ी के फॉल का कोई
बेशरम धागा उसकी सैंडल के हुक में फंस गया। वह सीढ़ियों पर रुक रुक कर उसे निकालने लगी। तभी अचानक लाइट चली गई। उसी समय किसी ने उसके कानों के पास फुसफुसाकर कहा, होली मुबारक, और ढेर सारा गुलाल उसकी गर्दन और पीठ पर डालकर सर से नीचे उतर गया। तभी लाइट आ गई। सीढ़ियों के अंतिम छोर पर अनुज खड़ा था। इस अप्रत्याशित घटना से वह हक्का बक्का रह गई, पर उसकी यह शरारत उसे अच्छी भी लगी। जल्दी जल्दी उसने गुलाल को झाड़ा, फिर साड़ी से अच्छी तरह पीठ को लपेट कर नीचे आई। उसका तन मन गुलाल में था। कई दिनों तक गुलाल का नशा मन पर छाया रहा। चेत आने पर भावनाओं के दंगल में उलझ गई। अनुज के शरारत का क्या कोई अभिप्राय वह समझे, या उसने सिर्फ और सिर्फ होली की शरारत की है, अथवा अपने मौन की रंगीन अभिव्यक्ति करती है। फिर तो यह बड़ी प्यारी शरारत है। पर मन बड़ा डवाडोल था, किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। दिल किया माधवी से इस घटना का जिक्र करे। वह माधवी का चचेरा भाई था, पर संकोचवश पूछ नहीं पाई। धीरे धीरे सारे किंतु परंतु को दरकिनार करके वह गुलाल के नशे में डूबती गई। पढ़ते पढ़ते वह स्वप्न बुनने लगी। खूब तेज बारिश के बाद मौसम थमसा गया है। वह अनुज की बाह थामे चली जा रही है। सड़क किनारे छतरी के नीचे चाय बेचने वाले से चाय लेकर वह दोनों चाय पी रहे हैं। अचानक हल्की सी धूप झलकती है और आकाश में इंद्रधनुष निकल आता है। वह बच्चों की तरह उत्साहित होकर कहती है, अनुज जरा उधर देखिए, कितना सुंदर इंद्रधनुष निकला है। अनुज इंद्रधनुष को देखकर शरारती नजरों से उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछता है, क्या कोई इंद्रधनुष तुम्हारे मन में भी उगा है? वह बैठी बैठी शर्मा जाती। कभी बिस्तर पर लेटे लेटे सोचती, वह अनुज के साथ समंदर किनारे घूम रही है। दोनों ने मिलकर ढेर सारी सीपियां, कोरल और छोटे छोटे शंख इकट्ठे किए हैं। वह रेत से घरौंदा बना रही है, सीपियों से उसे सजा रही है। अनुज पेट के बल लेटकर कोहनियों पर सिर टिकाए बड़ी तल्लीनता से सब देख रहा है। तभी हरहराती लहरें आती हैं और उनको भिगोकर लौट जाती हैं। साथ में उसका घरौंदा भी बहा ले जाती है। वह दोनों अपने आप को सुखाने के लिए थोड़ा ऊपर सरक कर रेत की सूखी चादर पर लेट जाते हैं। वह अनुज की तरफ देखकर कहती है, अनुज कुछ अपने बारे में बताओ, अपने सपनों के बारे में बताओ। अनुज कहता, अपने बारे में क्या बताऊं? या ऊपर आसमान में बादल का टुकड़ा देख रही हो? उसे खुद पता नहीं है कि हवा उसे कहाँ ले जाएगी। वह कहीं ठहर कर बरस पाएगा या यूं ही आवारा फिरेगा। कनु फिर सपनों की चहार दीवारी लांघ कर यथार्थ की धरती पर कदम रख, फिर सिर झटक कर कहती, पहले थीसिस बाद में और कुछ। समय के साथ साथ सबकी थीसिस पूरी होती गई और परिंदे उड़ते गए। कल्पना की शादी हो गई। माधवी ने बरेली में ज्वाइन कर लिया। कनु वसंता कॉलेज बनारस आ गई। रज्जो दी दिल्ली आ गई। मधुलिका सिंगापुर जा बसी अपने पति के साथ। रह गया अनुज। खतों के माध्यम से उसका संपर्क अनुज के साथ था, लेकिन उसके खत बहुत छोटे होते थे। जो वह पढ़ना चाहती थी वैसा उनमें कुछ नहीं मिलता। फिर वह सचमुच ऑस्ट्रेलिया चला गया। बीच में कुछ महीने तो कोई खत ही नहीं आया। हाँ, अनुज ने थीसिस जमा करने के बाद जरूर एक खत बड़ा भावुक लिखा था। आज थीसिस जमा करने के बाद सबसे पहला पत्र तुमको लिखा है। जानता हूं मेरी थीसिस पूरी होने की सबसे ज्यादा खुशी तुमको होगी। बस कनु ने इसी वाक्य का छोर पकड़कर एक अनकहे रिश्ते में अपने को बांध लिया। सोचने लगी कि अब तो वह बता सकता है कि कब बरसेगा। पर अनुज की खामोशी से कनु अपने जीवन की दिशा निश्चित नहीं कर पा रही थी। शादी न करने के ऐलान से नाराज घर वालों से वह अलग थलग हो गई थी। बस उसी होली के रंग में रंगी रही। उसके बाद उसने कभी भूले से भी गुलाल का स्पर्श नहीं किया। हर किसी से यही कहा, रंगों से उसे एलर्जी है, भयानक दाने निकल आते हैं। लोगों को तो उसने बहला दिया, लेकिन खुद अकेले में सोचती थी, जरूर उसे कोई गलतफहमी हुई है। अगर अनुज के अंदर कोई कोमल रंगात्मक भावना उसके लिए होती तो वह लेक्चररशिप मिलते ही उसे प्रपोज करता। लेकिन वह तो अपने शोध पत्रों और प्रकाशित होने वाली पुस्तकों और अपने अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों की चर्चा करता रहा। कनु कभी अपनी मूर्खता पर हंसती, अरे
उसने तो बुरा न मानो होली वाले अंदाज में छोटी सी शरारत थी, और उसने शरारत को अपने एक तरफा प्यार की स्वीकृति समझ लिया। अनुज ने उसमें मित्र भाव देखा होगा, और उसने क्या क्या सपने देख डाले, और उनके इंतजार में वर्षों से अपने को रंगों से दूर रखा। बड़ी बेरंग जिंदगी जीती रही। फिर उसके अंदर से कोई आवाज आती, नहीं, अनुज अभी अपनी काबिलियत को उन लोगों के सामने प्रमाणित कर रहा है जो उस पर व्यंग कसकर उसका मजाक उड़ाते थे। समय मिलने पर वह जरूर आएगा। मन को समझाने के 100 तरीके उसने खुद तलाश लिए थे। वह बिना शर्त राधा की तरह उसका इंतजार कर रही थी। उसने बालकनी से नीचे झांका। उम्र दराज महिलाओं को भी लड़कियां खींच खींच कर डांस के लिए लिए जा रही थीं। सब बिंदास होकर नाच रही थीं। सभी कितने खुश थे। और वह हमेशा की तरह उदास। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने डरते डरते थोड़ा सा दरवाजा खोला, कहीं कोई रंग न डाल दे। तभी शरारत में डूबी वही चिर परिचित आवाज आई, जिसको सुनने के लिए उसके कान तरस रहे थे। होली मुबारक। जब तक वह कुछ कहती, अनुज ने उसे बाहों में भरकर गुलाल से लाल कर दिया। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कृष्णलता सिंह जी की लिखी कहानी छोटी सी शरारत। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।